गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सबका। मैं सूर्य प्रकाश शर्मा और हम लोग चर्चा कर रहे हैं आजकल सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। एक वीडियो इस पर हम आपको भेज चुके हैं। उम्मीद है आपने देखा होगा उसको और उसको अच्छे से समझा होगा। आपकी बहुत सारी जिज्ञासाएं शांत हुई होंगी और आपने अपने नोट्स भी ले लिए होंगे। आगे की चर्चा आज हम करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो चर्चा की थी वो एक बार रिकैप करते हैं हम लोग। मैंने आपसे बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे यहाँ न्यायपालिका की हमारे देश में एकीकृत व्यवस्था है। और दूसरी बात मैंने इम्पॉर्टेंट आपको ये बताई थी कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जो व्यवस्था है हमारे संविधान के 5वें भाग में अनुच्छेद 124 से 147 तक मिलती है। उसके बाद हमने उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को समझने की कोशिश की थी और उसमें मैंने आपको संविधान में क्या लिखा है वो भी बताया फिर, और व्यवहार में क्या चल रहा है कॉलेजियम व्यवस्था के बारे में भी चर्चा मैंने आपसे की थी। उसके बाद कौन न्यायाधीश बन सकता है इसकी बात हमने की और फिर हमने बात की थी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल के बारे में। आज जो बात हमें करनी है वो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदच्युति कैसे होती है, कैसे पद से हटाया जाता है। मैंने आपसे तीन चीज़ें पिछली स्लाइड में बताई थी कि एक तो ये है कि वो 65 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं। दूसरा ये बताया मैंने आपको कि वो स्वयं त्याग पत्र दे करके सेवानिवृत्त हो सकते हैं। और तीसरा, अगर उनका व्यवहार आचरण जो है उचित न हो, भ्रष्टाचार के दोषी पाए जाए, तो उस स्थिति में उनको महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। तो उसी प्रक्रिया को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये पदच्युति की प्रक्रिया क्या है इसको समझिए आप। सबसे पहली बात तो ये है कि ये न्यायाधीशों की जो पदच्युति है वो राष्ट्रपति के आदेश से होती है। लेकिन राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार ये आदेश जारी नहीं कर सकता, उसकी एक अपनी प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या है? संविधान में है कुछ प्रक्रिया, और कुछ प्रक्रिया एक एक्ट है, जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968, उसमें भी प्रक्रिया दी गई है। राष्ट्रपति आदेश कब जारी करेगा? जब राष्ट्रपति को संसद से मतलब प्रस्ताव मिलेगा, रेफरेंस उसको कहते हैं, तो वो मिलेगा। और वो प्रस्ताव कैसा होगा? जिसको दोनों सदनों ने अपने विशिष्ट बहुमत से पारित किया हो। ऐसा प्रस्ताव जब जाएगा किसी जज को हटाने के लिए, तभी राष्ट्रपति उसकी पदच्युति का आदेश जारी कर सकता है। ये विशिष्ट बहुमत क्या होता है भाई, ये जान लीजिएगा। विशिष्ट बहुमत का मतलब होता है कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। इसको यूं समझाता हूं मैं आपको। जैसे लोकसभा की बात करें, लोकसभा में हमारे 545 संख्या है आज की तारीख में। तो जो उस प्रस्ताव के समर्थन में होने चाहिए कितने? कम से कम 273 वोट। 545 का आधा, 273 होने चाहिए कम से कम। और ये जो 273 हैं वो मतदान करने वाले सांसदों का, लोकसभा सदस्यों का 2/3 भी होना चाहिए कम से कम। सपोज करिए 2/3, जैसे मान लीजिए, सपोज करिए 300 सांसदों ने वोट किया, तो आप कहेंगे 2/3 तो 200 हो जाता है साहब। लेकिन 2/3 तब 3 से काम नहीं चलेगा। दोनों में से जो भी अधिक होगा, या तो 2/3 या आधे से अधिक, जो भी दोनों में से अधिक होगा वो चाहिए हमें कम से कम। तो यहाँ 2/3 200 हो रहा है 300 की में से, लेकिन कुल का बहुमत 273 हो रहा है, तो 273 चाहिए इस केस में। मान लीजिए 400 सांसदों ने वोट डाला, मतदान किया, तो 400 में से 2/3 कितना होता है? 266 और कुल का आधा कितना होता है? 273। तो फिर 273 ही चाहिए हमें, क्योंकि कुल का आधा भी होना चाहिए कम से कम। अगर मान लीजिए 450 सांसदों ने वोट डाला, सपोज करिए आप, तो उसमें से फिर 2/3 कितना होता है? 300। और आधा कितना होता है? 273।
तो यहाँ पर 300 होना चाहिए, 300 वोट चाहिए होंगे 450 में से, तब वो महाभियोग का प्रस्ताव पारित माना जाएगा। दो विशिष्ट बहुमत का मतलब ये है। जहाँ भी विशिष्ट बहुमत लिखा मिले ना आपको, तो इसका मतलब यही समझिए कि कुल का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, ये विशिष्ट बहुमत का अर्थ है। और दोनों में से जो भी अधिक होगा वो मान्य होगा। अच्छा, राष्ट्रपति की जो पदच्युति है उसका 2 आधार बताए गए संविधान में, मिसबिहेवियर जिसको कदाचार हिंदी में कहते हैं, और अक्षमता। अक्षमता यानी वो सपोज ऐसा बीमार हो जाए कि काम करने में समर्थ हो जाए, इस प्रकार की अक्षमता। और कदाचार तो समझते, मिसबिहेवियर संविधान का उल्लंघन करे या भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाए, इस तरह का कोई भी मामला बनता है तो वो कदाचार कहेगा। मैंने आपको बता दिया कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो जजेज इंक्वायरी एक्ट 1967 के हिसाब से संचालित होती है। और ये प्रक्रिया इतनी कठिन है कि अब तक किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। एक बार 1991 में न्यायाधीश थे रामास्वामी, उनके खिलाफ प्रस्ताव आया था लेकिन वो पारित नहीं हो पाया। अभी कुछ साल पहले एक सौमित्र सेन एक न्यायाधीश थे, उनके खिलाफ भी संभावना थी कि शायद आ जाता, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने फिर त्यागपत्र दे दिया था और वो इस प्रक्रिया से बच गए। यानी अब तक किसी न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सका, पदच्युत नहीं किया गया महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा। तो ये केवल एक अंतिम विकल्प के रूप में है, सामान्यतः इसका प्रयोग नहीं हो पाता। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत जरूरी होती है। देखिए 3 अंग हैं सरकार के, आपको मैं पहले भी बताया, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका को काम दिया गया है कि वो कानून बनाती है, सही गलत क्या है उसका निर्धारण करती है। क्योंकि आप किसी को अपराधी तभी ठहरा सकते हैं जब क्या सही है क्या गलत है, क्या अपराध है, ये तय कर दिया जाए। तो ये तय करने का काम व्यवस्थापिका करती है, कानून बना करके। वो बता देती है कि ये कार्य अपराध है और इस कार्य को करने पर ये दंड मिलेगा आपको, कानून में ये तय हो जाता है। कार्यपालिका की जिम्मेदारी है कि उन कानूनों को लागू करे। और न्यायपालिका का काम है कि उन कानूनों के अनुसार जो विवाद आते हैं उनका निपटारा करे, न्याय करे। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बहुत जरूरी है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए जरूरी है कि न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, उस पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का दबाव न हो। और हमारे संविधान में इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई। हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है वो 2 भिन्न प्रकार की न्यायिक व्यवस्थाओं का मिश्रण है। एक न्यायिक व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका की है और दूसरी यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन की है। ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम में जो है संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत काम करता है। वहां की संसद सर्वोच्च होती है, न्यायपालिका संसद के अधीन होती है। न्यायपालिका संसद द्वारा बनाई गई विधियों को निरस्त नहीं कर सकती, रद्द नहीं कर सकती, वो उनकी संवैधानिकता की जांच नहीं कर सकती। न्यायपालिका का काम सिर्फ इतना है कि कानून के अनुसार न्याय करे। दूसरी व्यवस्था है संयुक्त राज्य अमेरिका की, जहां पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत काम करता है और न्यायपालिका संसद द्वारा बनाई गई विधियों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। संसद माने कांग्रेस कहते हैं वहां पर, अभी हमें पढ़ना है ये, 2-4 दिन में आपके पास इससे संबंधित वीडियो पहुंच जाएगा। तो कांग्रेस द्वारा बनाई गई विधियों को रद्द करने का अधिकार यूएस सुप्रीम कोर्ट को है असंवैधानिक होने पर।
और ये ख़ास बात ये है कि यूएस सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बहुत शक्तिशाली है। उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति इसको हम कहते हैं, वो आ गई है इस कारण। और वहाँ की सुप्रीम कोर्ट को कांग्रेस का तृतीय सदन भी कहते हैं लोग। आलोचक जो हैं वो कटाक्ष करने के लिए उसको थर्ड चैम्बर ऑफ द कांग्रेस कहते हैं कि भाई ये भी कानून बनाता है। और इतना शक्तिशाली कि एक न्यायाधीश थे ह्यूज, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि हमारा एक संयुक्त यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का हमारा संविधान है, लेकिन संविधान क्या है ये जजेस न्यायाधीश तय करते हैं। हम जो तय करें वही न्यायाधीश, यानी संविधान की व्याख्या करने का काम भी न्यायाधीशों के पास है। बहुत शक्तिशाली है संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायपालिका। भारत ने बीच का रास्ता अपनाया है। भारत ने बीच का रास्ता अपनाया है, यानी हमारा सुप्रीम कोर्ट अमेरिका जितना शक्तिशाली नहीं है और ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट जितना कमजोर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा के लिए, न्यायिक पालिका की सुरक्षा के लिए कई सारे प्रावधान हमारे यहाँ किए गए हैं। तो इसमें जो प्रावधान है ये सुप्रीम कोर्ट पर भी लागू होते हैं, हाई कोर्ट पर भी लागू होते हैं, निचली अदालतों पर भी लागू होते हैं। सबसे पहली बात, नियुक्ति की प्रक्रिया। बहुत ही अच्छे से हमारी नियुक्ति की प्रक्रिया इसमें बताई गई है संविधान ने। वो राष्ट्रपति जो सर्वोच्च अधिकारी है हमारे यहाँ का, उसको नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। और अभी तो आपको पता है कॉलेजियम व्यवस्था है, तो न्यायाधीशों ने खुद अपनी इस शक्ति को अपने हाथ में ले लिया है, न्यायपालिका के हाथ में है। तो नियुक्ति के मामले में जो हमारे संविधान में प्रावधान था उससे भी एक कह सकते हैं कि और अधिक निष्पक्ष और स्वतंत्र व्यवस्था है। कम से कम सरकार की दखलंदाजी नहीं है अब। पहले तो ये अपेक्षा की गई थी राष्ट्रपति सर्वोच्च अधिकारी है तो वो उचित निर्णय करके करेगा, लेकिन अब तो राष्ट्रपति के हाथ में भी ज़्यादा शक्तियां नहीं रह गई, सरकार के हाथ में भी ज़्यादा शक्तियां नहीं है। अब तो केवल न्यायाधीश ही इसका निर्णय करते हैं। दूसरी बात, कार्यकाल की निश्चितता। न्यायाधीशों का कार्यकाल जैसे मैंने आपको बताया उस पर कोई सरकारी अंकुश नहीं है। एक बार जो नियुक्त हो गया वो रिटायर होकर के ही जाता है या त्यागपत्र दे करके जाता है, और कोई सरकार आसानी से हटा नहीं सकती उसको। महाभियोग का प्रस्ताव पारित करना बहुत बहुत मुश्किल है। मैंने आपको बताया कि 70 वर्ष के इतिहास में अब तक एक भी महाभियोग प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। केवल एक प्रस्ताव आया था जो पारित नहीं हो सका 1991 में। रामास्वामी उस समय न्यायाधीश थे और वो पारित नहीं हो पाया था। एक न्यायाधीश ने दबाव में त्यागपत्र दिया कि महाभियोग न चल जाए कहीं मेरे खिलाफ, तो इस कारण से उन्होंने त्यागपत्र दिया। तीसरी बात, निश्चित सेवा शर्तें। सेवा शर्तें उनकी ऐसी हैं, निश्चित हैं, और उनके कार्यकाल में उनको कम नहीं किया जा सकता। इस न्यायाधीश की जो नियुक्ति के समय जो सेवा शर्तें थी उसके कार्यकाल में वही रहेंगी उसके लिए। अन्य न्यायाधीशों के लिए हो सकता है चेंज हो जाए, नए नियुक्त होने वालों के लिए, लेकिन जो नियुक्त हो गया है उसकी सेवा शर्तें चेंज नहीं हो सकती। ये इसलिए किया गया ताकि उसको दबाव में न लाया जा सके। कल को कहीं कि साहब का वेतन कम करेंगे आपका, या आपको रिटायर जल्दी कर देंगे, कोई संशोधन कर दे कल को सरकार, 65 की जगह 62 ही कर दे साहब। कोई न्यायाधीश ऐसा है जो सरकार के हिसाब से निर्णय नहीं दे रहा है, सरकार कहे अच्छा तुम्हारी 63 हो गई तो चलो हम 62 ही कर देते हैं, उम्र रिटायर कर देते हैं तुमको पहले से ही। ऐसा नहीं कर सकते, ये प्रतिबंध लगा दिया गया है संविधान में। नेक्स्ट है, न्यायाधीशों के जो वेतन भत्ते वगैरह हैं वो संचित निधि पर भारित हैं, अर्थात संसद पर उनको बजट पारित करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप उनको मिलते रहेंगे। संसद के वोट की जरूरत नहीं, संसद उसमें कमी नहीं कर सकती मतलब। नेक्स्ट है कि न्यायाधीशों का जो आचरण है, कार्यप्रणाली है, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हम। केवल महाभियोग के दौरान प्रक्रिया जब चल रही हो तब संसद में उस पर चर्चा हो सकती है, अन्यथा उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं हो सकती। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति जो न्यायाधीश है वो सेवानिवृत्ति के बाद कहीं वकालत नहीं कर सकता, प्रैक्टिस नहीं करेगा, ये भी प्रावधान किया गया।
नेक्स्ट, अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है उनके पास। अवमानना यानी उनके आदेशों की पालना ना हो तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो दंडित कर सकता है, और वो अन्य निचले न्यायालयों की अवमानना के लिए भी दंडित कर सकता है, ये उसको अधिकार है। नेक्स्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी होते हैं उनकी भर्ती करने का अधिकार भी उसी को है, उसमें भी सरकार कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकती। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में सरकार कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। जो शक्तियां उसको मिली हुई है उसमें कमी नहीं की जा सकती, बढ़ा तो सकती है, कम नहीं कर सकती। और ये लास्ट जो बिंदु है वो निचले स्तर के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं यहाँ पर। कुल मिलाकर के न्यायपालिका के पास की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए बहुत कठोर प्रावधान संविधान में किए गए हैं, अच्छी व्यवस्था संविधान में की गई है। हालांकि एक चीज़ जो देखने में आ रही है आजकल, वो अगर उसमें कुछ बदलाव हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। वो ये है कि न्यायाधीश रिटायरमेंट के बाद कई सारे ऐसे पद हैं जो न्यायाधीशों को दिए जाते हैं, विभिन्न आयोगों का अध्यक्ष बनाया जाता है उन्हें। तो इससे होता ये है कि उनके सामने एक लालच बना रहता है कि अगर आप सरकार के हिसाब से काम करेंगे तो सरकार आपको उन पदों पर नियुक्त कर सकती है, और अगर आप सरकार के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो आप कोई सरकार क्यों नियुक्त करेगी आपको। तो अगर कभी संशोधन होता है तो निश्चित रूप से इन नियुक्तियों पर रोक लगाई जानी चाहिए, और जो इस प्रकार के जो पद हैं वो न्यायाधीशों के लिए नहीं होने चाहिए, बल्कि ये हो सकता है कि न्यायाधीश के रिटायरमेंट की एज बढ़ा दी जाए। एक तो ये किया जा सकता है, सरकार 65 के बजाय 70 वर्ष कर दे, ताकि इसकी आवश्यकता ही ना पड़े। ये एक सुधार किए जाने की आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी सुधार है। और एक सुधार और भी हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारा काम आजकल हो गया है, बहुत सारे पेंडिंग केसेज हैं, उनको निपटाने के लिए भी एक सुझाव दिया जाता है कई बार। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो केवल संवैधानिक न्यायालय बन जाए, यानी संवैधानिक महत्व के मुकदमे ही उसके पास आएँ, लीगल मैटर्स उसके पास ना आए। उसके लिए एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाए, जैसे अमेरिका में उस प्रकार की, इसकी 3-4 बेंचेज हों। 4 महानगर हैं हमारे यहाँ, दिल्ली में हो सकता है, एक एक कलकत्ता में, एक मद्रास में, एक इस प्रकार से जो है एक नए मतलब एक नई व्यवस्था शुरू की, एक बॉम्बे में हो सकता है, ये नई व्यवस्था शुरू की जाए। ये ऐसे सुझाव आते हैं, देखिए कब क्या हो पाता है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि एक ये मानवीय स्वभाव होता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी शक्तियों को छोड़ना नहीं चाहता, और सुप्रीम कोर्ट के मामले में तो कोई भी परिवर्तन सुप्रीम कोर्ट की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी परिवर्तन सरकार करेगी वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर उन्हें लगता है कि ये असंवैधानिक है तो वो निरस्त कर सकते हैं उसको। तो न्यायपालिका से राय लेकर के कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। एक तो नियुक्ति प्रक्रिया के मामले में निश्चित रूप से सुधार की अभी भी गुंजाइश है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट में दुनिया भर में कहीं ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि न्यायाधीश खुद अपने न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करें। तो इसके लिए न्यायिक नियुक्ति आयोग एक बेहतर विकल्प है, और ये हो सकता है कि न्यायिक नियुक्ति आयोग के संगठन में कुछ परिवर्तन हो, कुछ उसमें बदलाव हो सकते हैं, वो एक विचारणीय मुद्दा हो सकता है, बाकी वो व्यवस्था बेहतर है। और कार्यकाल निश्चित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए, 76 या 75 वर्ष कर दिया जाए। आजीवन तो मैं उचित नहीं मानता, अमेरिका में है हालांकि, मैं उचित नहीं मानता इसको। लेकिन इसको हम 70 से 75 वर्ष तो कर सकते हैं, ताकि इसका परिणाम फायदा ये होगा कि न्यायाधीशों के सामने जो भी एक मतलब एक ये कहा जाता है, आलोचना ये की जाती है कि उनके सामने एक मतलब प्रलोभन बना रहता है कि आफ्टर रिटायरमेंट भी उन्हें कुछ पद मिल सकते हैं, और उनके निश्चित रूप से मतलब एक आलोचना के तौर पर सही है ये बात। तो इसको अगर 75 वर्ष कर दिया जाए, और उसके साथ में ये भी कर दिया जाए कि रिटायरमेंट के बाद लाभ का कोई भी पद जो है उन्हें देय नहीं होगा। प्रैक्टिस न कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन लाभ का पद भी देय नहीं होगा, ऐसा कर दें। हाँ, चुनाव भले लड़ें, लोकतांत्रिक देश है, लोग चुनाव लड़ने के अधिकार से किसी को वंचित नहीं किया जाना चाहिए। बहुत बारी आलोचना होती है, तो लेकिन ये जरूर हो जाना चाहिए कि उसको लाभ का कोई पद न दिया जाए।
और इसमें ये कर सकते हैं कि भाई कुछ पद जो है उनके लिए रखे जा सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति या इस प्रकार के कुछ पद उससे बाहर किए जा सकते हैं, बाकी अन्य कोई पद न दिए जाए, इस प्रकार की व्यवस्था हो सकती है। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।